पंचायत चुनाव में हम उन तमाम जगह आपको ले चल रहे हैं जहां पर इस समय चुनाव की बागडोर उन तमाम नेताओं ने संभाल रखी है जो उन पंचायत के कहीं ना कहीं मुख्य प्रतिनिधियों में है। इस समय हम पिलानी में हैं और सूरजगढ़ और पिलानी विधानसभा और यूँ कहेंगे झुंझुनू लोकसभा में कांग्रेस का जो बिगुल बजाने की जिम्मेदारी है वो श्रवण कुमार जी और श्रवण कुमार जी के पुत्र डॉक्टर प्रवीण कुमार पर है, जो पूरी तरीके से कांग्रेस को मजबूती देने के लिए पूरे क्षेत्र में एक्टिव है। आप देख रहे हैं समय कार्यकर्ताओं से चर्चा, मुझे जानकारी मिली बहुत लोग तो काफ़ी रवाना हो गए हैं और अब खुद भी प्रचार में निकलने वाले हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। तो प्रवीण जी, मतलब वो जो नाम जो कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी लोकसभा में, उस जिम्मेदारी का जो पार्ट 2 है पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को विजय दिलाने के संदर्भ में। देखिए हुकुम जी, पहले तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिले के सबसे होनहार, सबसे ऑनेस्ट पत्रकारों में से एक हैं और ये हमेशा मेरे लिए हमेशा एक ऑनर का विषय रहता है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करता हूँ। दूसरी बात, पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी हम पे विश्वास जताया था और हो सका उतना लोगों ने साथ भी दिया। अभी तक एक ये सब लोगों के लिए आज अभी तक ये एक सदमे का विषय है कि किस प्रकार हमारी हार हुई है, अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रही है। इतने वोट इस प्रकार से इधर उधर होना, अब वो तो एक समय आने वाले समय पे ये बात खुलेगी कि किस तरह से इस तरह वोट बीजेपी को इतने गए हैं। लेकिन हाँ, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ पार्टी के आला कमान का, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का और हमारे प्रदेश के नेताओं का, कि उन्होंने हम पे विश्वास जताया और हमने पूरी कोशिश की और जनता ने भी, पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने मन से, लगन से सब लोगों ने कोशिश की चुनाव जीतने की। वो अलग बात है कि जनता का जो आदेश था वो हमारे सिर माथे है। हम कोशिश करेंगे, हमने कोई गलतियां अगर की है तो उनको वापस दुरुस्त करेंगे और नए आने वाले समय में फिर मजबूती से दोबारा चुनाव लड़ने के और लोगों मन जीतने की कोशिश करेंगे। मैं बात करूं झुंझुनू की तो निश्चित रूप से तमाम जिम्मेदारी आपने बांट रखी है, लेकिन सूरजगढ़ की जो विधानसभा आपकी है, जहां से विधानसभा स्तर तक का सफर आपने तय किया है परिवार के श्रवण जी ने, और पिलानी भी वो क्षेत्र है, तो इन पहले हम सूरजगढ़ की बात करें। मुझे जो जानकारी, राजस्थान में सूरजगढ़ शायद ऐसी विधानसभा होगी जिसकी तीन पंचायत समितियां, बिल्कुल। तो क्या मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि जहाँ कुछ विधायक हैं वो एक एक में ही बड़ा टिपिकल हो जाता है और आपको तीन की जिम्मेदारी, तो किस तरीके से क्या रणनीति है कि तीनों ही जगह कांग्रेस जीते? देखिए, इसके लिए क्या है कि मैटर ये नहीं करता कि एक है या तीन है, मैटर ये करता है कि जितने लोग हैं आपने उनका किस तरह से विश्वास जीता हुआ है, किस तरह से अच्छे बुरे समय में उनका साथ निभाया हुआ है। और मुझे तो इस बात का फक्र महसूस होता है कि हमारे पास तीन है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारे पास लोग ज़्यादा हैं। पूरे जिले को देखते हुए, जिले के संदर्भ में भी हमारे पास, हमारी विधानसभा में सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की ताकत है। और मैं इस बात को बड़ा फक्र महसूस करता हूँ कि हमारी तीन पंचायत समिति होते हुए भी सब लोगों में एक विश्वास है कि तीनों पंचायत समितियाँ कांग्रेस की बनेंगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलता है इसके माध्यम से हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मन जीतने का मौका मिलता है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि तीनों पंचायत समितियाँ जीतकर हम कांग्रेस की बनाएं। मैं लगातार तमाम पॉलिटिशियनों से बात करता हूँ, कुछ ऐसे लगातार कई बार ऐसे विवाद कम्युनिकेशन में उनकी तरफ से वक्तव्य आते हैं कि कांग्रेस है जो अलग अलग खेमे में हर जगह रहती है, हर पार्टियों में रहती है। जिले की बात करें कि अब जिस तरीके से लोकसभा में आपके पास में कमान आई है, तो ये तो सर्वविदित है कि भाई मुखिया जो बड़ा चेहरा है वो आपके पिताजी श्रवण कुमार जी और आप हैं, मतलब आप लोगों ने जिम्मेदारी निभाई है। पिछली बार जिला प्रमुख लगातार कांग्रेस का बनता आ रहा है, तो इस बार ऐसी चर्चाएं हैं कि मतलब क्या उस रणनीति का पार्ट रहेगा, कौन से खेमे से रहेगा? ये कहा जा रहा है कि भाई श्रवण कुमार जी वाले खेमे से इस बार ऐसा नाम आएगा, या किस तरीके से, ऐसा कुछ भी चलता है आपके दिमाग में जिला परिषद से जिला प्रमुख वाले वहां तक? देखिए, खेमा सिर्फ एक है कांग्रेस का। अब उसमें यह है कि पार्टी जो हमारे प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो ये तय करेंगे कि किसको बनाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि हमारे परिवार का तो एक इतिहास रहा है। जब एमएलए साहब को 1993 में भी कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, सीधा मंत्री पद दे रहे थे बीजेपी में, तब उन्होंने मना कर दिया, तब हम कांग्रेस के साथ रहे। 2003 में भी जब वसुंधरा जी ने बुला के एमएलए साहब को 2004 के टाइम में लोकसभा के चुनाव में कहा कि आपको मैं लोकसभा लड़ा देते हैं बीजेपी की सीट पे, तब उन्होंने मना कर दिया कि मैं हमेशा कहूँ। तो हमारा परिवार तो हमेशा कांग्रेस में रहा है और हमारे लिए कांग्रेस सब कुछ है। और वो इसलिए भी है क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जो उनका सबका मानस भी कांग्रेस के साथ है। तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के हमारे जो नेता हैं उनका जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। और मैंने इस कन्फ्यूजन को, हमने घर में डिस्कस किया, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने तय किया कि हमारे परिवार से हमसे कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि जब हम लोकसभा चुनाव लड़ते हैं,
विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो ये जो और पद हैं, चाहे प्रधान के हो चाहे जिला प्रमुख के, ये दूसरे कार्यकर्ताओं को जाने चाहिए, ताकि सब लोग कांग्रेस का परिवार जुड़ा रहे। और इसीलिए हमने तय किया कि हमारे परिवार में से ये हमारे परिवार है, हालांकि जो चुनाव जीत के जाएंगे वो सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, पर हमारी जो सो कॉल्ड फैमिली है उसमें से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। बाकी जो बड़ी फैमिली है हमारी कांग्रेस की फैमिली, इसमें बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जो प्रदेश स्तर के नेता तय करेंगे उसके साथ जी जान से उसको जिला प्रमुख कांग्रेस का ही बनाएंगे हम यहाँ। ठीक है, ये एक बात निकल कर आ रही है, ये भी मेरा सवाल हो बनता है, उससे बातों में निकल कर आ रहा है कि परिवारवाद की बात आप कह रहे हैं, ठीक है, बड़ा पद बड़ा जो चुनाव है वो मुख्य नेता लड़ते हैं, लेकिन जिस तरह ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, ऐसी जानकारी है वो क्या सच है कि मतलब आपके भी माताजी के लिए भी चर्चा थी कि उनको लोग लड़ाना चाह रहे थे? और अभी बात करें तो फिर इसी संदर्भ में कई जिले के कई और राजनेताओं ने, कई विधायकों ने अपने परिवार के लोगों को लड़ाया है, तो क्या उनका वो प्लान है? और साथ ही ये भी सवाल है कि आपके परिवार में भी इस तरह का ऑफर था? जी बिल्कुल, मैं 31 नंबर वार्ड से फिलहाल जिला परिषद सदस्य हूँ, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आज तक आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोटों से जीता हुआ जिला परिषद सदस्य हूँ। लोगों ने मुझसे कहा कि क्यों नहीं मैं हमारी माताजी को वहाँ से चुनाव लड़ाएं, इस बार महिला सीट है चूँकि, इसलिए उनको चुनाव लड़ाएं। लेकिन मेरे पिताजी ने, हमने और हमारे जितने तमाम कार्यकर्ता सब ने बैठ के एमएलए साहब कहे कि निर्देश था कि नहीं, अब हमारे परिवार से कोई चुनाव, ये नहीं, दूसरे जो चुनाव है इनमें अन्य कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, हम हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ाएंगे। इसलिए सब ने मिलकर हमने एक ही तय किया है कि सब जो कार्यकर्ता जो 5 साल तक जूझते हैं, संघर्ष करते हैं हमारे साथ में छोटी छोटी चीज़ों के साथ, चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, उनको मौका दिया जाए। ये चुनाव उनका है। और रही बात दूसरे एमएलए कोई लड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक सी बात है, उनके वहाँ के कार्यकर्ताओं की मंशा होगी, इसलिए लड़ा रहे होंगे। उन्होंने जोर दिया होगा, जैसे हमारे यहाँ भी जोर दिया गया, लेकिन हमने तो कन्विंस ये कर लिया कि नहीं, हमारे यहाँ परिवार से कोई नहीं लड़ेगा। और रही बात जिला प्रमुख बनने की, देखिए एक बार किस तरह की परिस्थितियां उभर के आती हैं, क्या होता है, कितनी सीटें आती हैं, क्या, ये सब चीज़ें भविष्य के घर में है। आज कोई भी कमेंट करना इस पर ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि जिला प्रमुख कांग्रेस का ही बनेगा। देखिए, आप जो जवाब दिया है डॉक्टर प्रवीण कुमार जी ने, ये जवाब का जो अंदाज है वो देख सकते हैं कि प्रवीण जी का जो मेच्योरिटी वाली पॉलिटिकल जो आपका वक्तव्य, कंटिन्यू कम्युनिकेशन चल रहा है अपने बीच में, लग रहा है कि अब प्रवीण कुमार जी लंबी पारी खेलने का मन बना चुके हैं। इस तरह ही पूरा सिनेरियो यहाँ बन रहा है। जैसे आप सूरजगढ़ की बात हो करेंगे, पिलानी में पहले पूर्व विधायक रहे हैं, पिलानी आपका निजी क्षेत्र रहा है, तो घर भी है निश्चित रूप। तो यहाँ के संदर्भ में भी फिर वो चुनावी जिम्मेदारी का आभास आपको होता है, क्योंकि जेपी चंदेलिया के चुनाव कैंपेनिंग में आपका अच्छा खासा रोल था। जी, मैं आपसे निवेदन करूँ हुकुम जी कि सूरजगढ़ हमारा कार्य क्षेत्र है, लेकिन पिलानी हमारा घर है। पिलानी हमारा घर है, और पिलानी के लोगों ने ही एक आम परिवार के से उठे हुए श्रवण कुमार विधायक बनाया, इतना बड़ा नाम बनाया जिले का। तो ये सब मैं मानता हूँ सब देन पिलानी के कार्यकर्ताओं की है, इनको हम कभी नहीं भूल सकते। और जहाँ तक बात लंबी पारी की है, देखिए मैं आपको थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि हमारे परिवार में कभी भी ऐसा नहीं है कि परिवार आगे बढ़े, हमारा यह है कि टीम आगे बढ़े। ये तो पूरे पिछले 30 सालों से जो कार्यकर्ताओं की टीम लगी है, जो मैं समझता हूँ आज 4-4.5 लाख के लगभग हो गए हैं जो हमारे एमपी चुनाव। हमारी ये मंशा है कि वो जो चाहें, जिस तरह से उनकी मंशा हो, उसके अनुरूप हम कार्य करें। मैटर ये नहीं करता ही नहीं है कि प्रवीण है, कोई चेहरा, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है। चेहरा वो होना चाहिए जो सर्वमान्य हो। और रही बात मेरी व्यक्तिगत, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या वो होगा। वो सब चीज़ें चुनाव आने पे, जब तक अगर मैं लोगों का मन जीत सकता हूं, अगर मैं लोगों की भावनाओं पे खरा उतर सकता हूं, तो उस समय लोग अगर कहते हैं कि तुम चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, वरना जो भी कार्यकर्ता तय करेंगे हम मन से उनके साथ हैं। एक अंतिम सवाल के दौर में पहुंचते हैं, तो एक जैसे परिवार लगातार सेवा में है आपका, राजनीतिक सेवा में, डॉक्टर श्रवण कुमार जी विधायक साहब हैं सेवा में। तो हम बात करें पहले के संदर्भ की, जैसे ओला परिवार का एक युग था जिसमें मैं लाइव चल रहा है, उस युग में कहीं ना कहीं शीशराम जी ओला जी जैसा एक कैडर नहीं बना पाए उस सेकंड पीढ़ी वाले। अब बात करें डॉक्टर प्रवीण कुमार की, तो उस एक जिम्मेदारी होती है क्या, कि उस जो पिताजी का जो सेवा का है, या जो पॉलिटिकल उनका नज़रिया है, उस पॉलिटिकल नज़रिए के अनुसार राजनीति करना, या फिर अपना एक यूथ के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाना, इस संदर्भ में क्या आप राय रखते हैं? देखिए हुकुम जी, ये बड़ा रोचक प्रश्न किया आपने। जहाँ तक बात शीशराम जी की है, वो हमारे ज़िले के एक सिरमौर रहे हैं, और मैं हमेशा से अपनी राजनीति में आदरणीय शीशराम जी को और श्रवण कुमार जी को, इन दो लोगों को आदर्श मानता हूँ इस जिले की राजनीति के हिसाब से। वो एक हमारे ज़िले के लिए मान लो एक तरह से शान का सवाल है कि शीशराम जी हमारे ज़िले में पैदा हुए थे। और दूसरी सबसे बड़ी शान का सवाल ये है कि
श्रवण कुमार जी यहाँ पे पैदा हुए हैं। इन दोनों की अलग अलग राजनीति थी, लेकिन एमएलए साहब की राजनीति हर छोटे से छोटे ग्रास रूट वर्कर को साथ लेके चलना, उसका वो अधिकार समझता है एमएलए साहब के ऊपर अपना। और ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मैं उस परिवार से आता हूँ जिन्होंने राजनीति का प्रारूप बदला, हर आम आदमी को महसूस कराया कि श्रवण मेरा भाई है। तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। रही बात शीशराम जी की, तो ये मान लिया शीशराम जी तो जिले के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, और ये हमारे सबके लिए फख्र की बात है कि शीशराम जी ने जिले को बहुत आगे पहुंचाया है। हमारी कोशिश ये है अब आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि किस तरह की आपकी राजनीति अगर करते हैं तो कैसी रहेगी। देखिए, जो हमारे बुजुर्ग कर गए उसकी अपनी एक जगह है, और जो आने वाला समय है, क्योंकि 2020 चल रहा है और आज़ादी की शायद 73 साल 74 साल के बाद की अगर हम बात करें तो चीज़ों में बदलाव का बहुत सारा समय आ गया है। बहुत सी चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता भी है। तो जो यूथ है उनके अपने विचार हैं, प्लस जो हमारे पुराने आदर्श रहे हैं, उन लोगों ने जो हमें सिखा के गए हैं, उनकी अपना महत्व है। मेरा हमेशा कोशिश ये रहती है कि दोनों का एक सामंजस्य बना के, उन्होंने जो हमें सिखाया है अच्छी चीज़ें, उनको साथ लेते हुए, और जो यूथ की आज की नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग सामंजस्य बना के एक ऐसी राजनीति का प्रारूप हम जिले में रखें जो आने वाले 50-100 सालों तक आने वाली जो पीढ़ी है उसका जीवन और सरल कर सके, और दूसरे जिलों में, राजस्थान प्रांत में, राजस्थान प्रदेश में या पूरे देश में हम एक आदर्श स्थापित कर सकें कि इस तरह की राजनीति करते हैं तो सबको साथ लेके पुरानों के आदर्श को, नयों के विचारों को आगे बढ़ाने की राजनीति अगर हम करते हैं तो ये शायद ये एक सही मायने में एक राजनीति है जो जिससे सब लोग खुश रहते हैं। और विकास तो साथ में चलता ही है। जब जहाँ मन शांत रहता है, सब लोग खुश रहते हैं, वहाँ विकास अपनी जगह इतना बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता। लेकिन सब लोग खुश रहें ये बड़ा मुद्दा है, सब लोगों को अच्छा महसूस हो ये बड़ा मुद्दा है। तो मेरी कोशिश यही है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, जो मेरे युवा साथी जिनको जो हाँ, ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर 65% जो लोग हैं वो 35 साल से भी लोग हैं। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की, मैं मानता हूँ। तो इन लोगों के अपना एक एजेंडा है, अपनी नीड्स हैं, समय के हिसाब से उनकी अपनी मांग है, उनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात है उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए, उनके आदर्शों को साथ लेके चलते हुए ऐसी राजनीति का प्रारूप हम बनाएं जो जिले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में एक आदर्श स्थापित कर सके। ये मेरी कोशिश रही। युवाओं की बात आ रही है तो एक युवा की भी बहुत चर्चा इन दिनों आपके पिलानी चिड़ावा में है, तीसरी पीढ़ी पहुंच रही है, तो शुभकामनाएं माने डॉक्टर प्रवीण कुमार जी संदर्भ में। अमित ओला का भी पॉलिटिकल करियर प्रारंभ होने जा रहा है जी। देखिए, अगर अमित कल को प्रधान बनता है चिड़ावा का, तो मैं समझता हूं कि ये नए लड़कों के लिए एक मौका है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा मानना, चाहे अमित हो, वो पॉलिटिकल फैमिली से आता है, मैं पॉलिटिकल फैमिली से आता हूं, लेकिन ये हम लोगों का अगर राजनीति करने की इच्छा है तो ये हमारी इच्छाओं पे निर्भर नहीं है। ये लोकतंत्र है, इसके अंदर लोग क्या चाहते हैं वो बड़ा मुद्दा है। तो मेरी शुभकामना अमित को है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरे, उन सबको साथ लेके चल पाए आने वाले समय में। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा जितने नए लड़के इस सिस्टम से जुड़ेंगे, उतना हमारे बुजुर्गों के लिए तो उनके गर्व की बात है कि उनके बच्चे आगे जा रहे हैं, और युवाओं के लिए एक इस तरह से एक पॉजिटिव देखने वाली चीज़ ये है कि वो शायद उनकी भावनाओं को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं अमित को है और उम्मीद करता हूँ सबको साथ लेके। अंतिम सवाल, अब आपकी चुनावी कैंपेनिंग कैसे चल रही है? मतलब शाम से अभी से लेकर फिर फील्ड में, या किस तरीके से क्या? देखिए, सुबह हमारी चुनावी कैंपेन हमने जो प्लान किया वो इस हिसाब से है कि सुबह 12 बजे तक हम लोगों से घर पे मिलते हैं, वो आके अपना फीडबैक देते हैं। जहां हमारी कमियां लगती हैं उसके लिए हम 12 बजे के बाद घर से निकलते हैं, दिन भर लोगों को कन्विंस करते हैं कि हाँ, कहाँ या तो हम गलत हैं या फिर हो सकता है उनको सोचने में कोई गलतफहमी हो रही है, तो वो हम दूर करने की कोशिश करते हैं। कोशिश यही रहती है कि जो कांग्रेस की जो टीम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें हम। कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो नीति है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो उसके लिए जितना भी दोपहर को 12 बजे के बाद में रात, जितनी भी रात तक हो जाए, कोई मतलब रात कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे मतलब घर पे बुलाने के, स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। और देखो, लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव कई बार हो जाता है, किसी का किसी से, लोकल कार्यकर्ताओं का आपस में होता है। तो मैं मानता हूँ कि पार्टी के मुखिया के नाते हमारा उत्तरदायित्व तो ही बनता है कि उन चीज़ों को बैठ के आपस में सामंजस्य बनाए। और चुनाव शायद इसीलिए होते हैं, चुनाव होते हैं, उनका सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनकी भावनाओं को समझने का, हमें ये समझने का मौका मिलता है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, उनको कहाँ हम दुरुस्त कर सकें। और ये जो इवोल्यूशन है इस तरह की राजनीति का, यही एक सच्चे मायने में डेमोक्रेटिक, जो हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, जो हमारे आज़ादी के लिए जो लड़े थे, उनका भी यही सपना था शायद कि इस तरह की राजनीति हम आने वाले टाइम में करें, और कोशिश यही रहती है कि उनके सपने को पूरा करें।
कोविड को लेकर भी मतलब गाइडलाइन है, तो एक वो संदेश, क्योंकि आप खुद भी कोविड से इन्फेक्टेड कभी रहे हो और लेकिन आज फिट लग रहे हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ में डॉक्टर भी रहे हैं, एमबीबीएस किया हुआ है, तो मतलब क्या मैसेज कन्वे अपने तमाम उन लोगों के लिए जो इस महामारी में सावधानी के रूप में अपना ख्याल रखें? देखिए हुकुम जी, मेरा इसमें थोड़ा नज़रिया अलग है और मेरे ख्याल से आपको मेरे से पूरा एक सेपरेट इंटरव्यू करना पड़ेगा कोविड को लेके बैठ के, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मेरी मेडिकल नॉलेज है उसके हिसाब से कोविड को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितनी बड़ी महामारी के, इसमें साइकोलॉजिकल फियर जो लोगों में डाल दिया गया है इतना बड़ा, उसकी वजह से भी कुछ डैमेज है। और सबसे बड़ी बात, उस कोविड की वजह से बहुत सारी नौकरियां खोई गई, बहुत से लोग घर बैठ गए, ये भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं। उनको, मेरा ये मानना है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिस पे बैठ के तसल्ली से बात होनी चाहिए। और जहां तक बात कोविड की है, इसमें देखिए सावधानी तो सबको बरतनी ही चाहिए और हर आदमी, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है, हर आदमी समझदार है, अपनी जान सबको प्यारी है, सबको पता है कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां घर परिवार की, तो हर आदमी अपना ध्यान रखता ही है। बट एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि आदमी के ध्यान रखने से ज़्यादा गवर्नमेंट को एक पेरेंट के रूप में वो व्यवस्थाएं करनी चाहिए। किस तरह के केसेस हमारे ज़्यादा बिगड़े हैं, क्योंकि 90 मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मोर देन 90% केसेस जो हैं वो नॉर्मल हैं, उनमें कुछ भी नहीं है, या बहुत थोड़े, या तो एसिम्टोमेटिक हैं या थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं। जो 5-7% केसेस बिगड़ते हैं, उनके बिगड़ने वाले केसेस के लिए हमारे पास अगर जिले स्तर पे या पंचायत स्तर पे या तहसील स्तर पे अगर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट, जो इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वेंटिलेटर्स हो या और भी जो अदर, वो अगर आप पूरी रखेंगे तो कोविड का इतना बड़ा जो हवा क्रिएट किया गया है उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों को अगर ध्यान में रख ले, जो टिपिकल केसेस हैं, जो बिगड़ते हैं केसेस, उनको अगर हम मान लो सर्वाइव कराने के लिए अगर हमारे पास सुविधाएं हैं, तो मेरा नज़रिया ये है कि इतनी बड़ी महामारी जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से बनाई गई है वो उतनी बड़ी नहीं है। लोग डरे नहीं, बस मजबूती रखें। इसमें 90% केस जो हैं वो फिजियोलॉजिकल, ये मान लिया, ये साइकोलॉजिकल जो फियर है, इसकी वजह से लोग ज़्यादा डरे बैठे हैं और इसकी वजह से केसेस बिगड़ रहे हैं। तो आप मजबूत रहें, घर पे रहें और बाकी अपना ध्यान रखें और इम्यूनिटी खासतौर पे जो बढ़ाने के लिए जितने घर पे साधन कर सकते हैं वो करिए। और बाकी मैं मानता हूं कि हमारी जो सरकार है, देखिए बाकी तो हो सकता है कमियां तो किसी भी मिल जाए, लेकिन मेरा ये मानना है अशोक जी ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो कई प्रदेशों को देखते हुए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आज मैं अभी, मेरे कोई नॉन कोविड हो गया तो उनका केस बिगड़ गया था बहुत ज़्यादा, उनको RUHS की फैसिलिटी में भेजा, अब वो नॉर्मल होके कल उनको छुट्टी मिल गई है। तो ये आपको पता है, आपके पास एक ऐसा सेंटर है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको गाइडलाइन जारी है कि आप 5,000 रुपये से ऊपर नहीं ले सकते। RUHS का अपना एक सेंटर है गवर्नमेंट का, जहाँ सारे इक्विपमेंट्स और फैसिलिटी उपलब्ध हैं। तो ये जो कुछ कार्य सराहनीय कदम जो अशोक जी ने किए हैं, ये बाकी प्रदेशों में नहीं हुए जहाँ तक मैंने देखा है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे CM साहब को, और सब लोगों से ये कहना चाहूँगा, मजबूत रहो। ऐसी इतनी बड़ी कोई महामारी की विषय है नहीं, आप लोग मजबूत रहें, और कुछ होगा तो हम बैठे हैं, सरकार बैठी है, आप लोगों का ध्यान रखने के लिए, चिंता करने की। तो ये हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, 2 गज मास्क वाला तमाम चीज़ें हैं, और साथ साथ में कांग्रेस के संदर्भ में झुंझुनू जिले में जो सेकंड पीढ़ी है उसमें एक वो चेहरा है जो जिम्मेदारी से अपने उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। कांग्रेस को सत्ता में जिस तरीके से आज भागीदारी है, उसी कड़ी से कड़ी जोड़ने वाले रूप में पंचायती इस राज चुनाव में कांग्रेस का जिला प्रमुख और कांग्रेस के तमाम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सूरजगढ़ में सिंगाना, भुवाना और सूरजगढ़ पंचायत समिति में प्रधान बनाने की बात कर रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ देखते रहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत हुक्म जी, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये, आपका मेरा जो प्रेम है भाई वाला, ये ज़िंदगी भर में बना के रख पाऊँ। ऊपर वाले से यही कामना है, आप स्वस्थ रहें, सब लोग स्वस्थ रहें अपने घर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डेमोक्रेसी के उत्सव में भाग लें। और आने वाले जो चुनाव हैं 27 तारीख को, 1 तारीख को, विभिन्न चरणों में सब लोग घर से निकल के वोट कीजिए, किसी भी पार्टी के लिए करें, लेकिन मैं उम्मीद तो यही करता हूँ सब लोग कांग्रेस के लिए वोट करेंगे, लेकिन वोट जरूर करें। ये अपील इनकी है, और मेरे पत्रकार नाते के धर्म से सावधानी के साथ में आप मतदान में भाग लीजिए।